हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर एडवांस अकाउंट ग्रुप 2 का। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज हम, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक टॉपिक आपके लिए। देखो जी, इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। टॉपिक का नाम लिखा हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब ये होता क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं कंपनीज अकाउंट के अंदर। कोई कंपनी है, किसी कंपनी को ठीक करना पड़ेगा, मतलब उसके हालात ख़राब हो गए हैं। अब उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन 2 टाइप से होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब मान लो कोई कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उस केस में हमें। काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उस केस में, या तो कंपनी बंद कर देनी चाहिए अगर नहीं चल रही है। अगर कंपनी बंद कर दिया जाए तो काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अब जैसे मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी और कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, तो कंपनी को क्या डिसीजन लिया, हमने बंद कर दिया और फिर एक नई कंपनी स्टार्ट कर ली दोबारा से। उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करा। लेकिन जो कंपनी पहले से ही चल रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इसी को चलाया जाए, थोड़े से हालात इसमें ठीक कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ऑल्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उसको बोलेंगे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो कंपनी चल रही थी हमने उसी को कंटिन्यू करा, कोई चेंजेस नहीं करे। ठीक है, थोड़ी बहुत एसेट्स, लायबिलिटी, लॉसेस और इनकम में थोड़े से चेंजेस वगैरह करे और उसी कंपनी को फिर से कंटिन्यू करा, सेम कंपनी को ही कंटिन्यू करा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर के अंदर करना क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, एक बैलेंस शीट है कंपनी की। बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं और क्या होता है, लायबिलिटीज। ठीक है, आखिरी कोशिश करते हैं हम कंपनी को बचाने की, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है। अब यहाँ पर क्या क्या होगा इनके पास, एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, स्टॉक, डेटर। इनके अलावा क्या होता है, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरह से कुछ एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इस तरह से। यहाँ पर क्या होता है, शेयर कैपिटल, बैंक लोन, डिबेंचर्स, लोन एंड क्रेडिटर, राइट। अब हमारी कंपनी में क्या है, लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, एसेट्स की वैल्यू कम है एंड लॉसेस की वैल्यू ज़्यादा है। जो लॉसेस हैं ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। हमारे बिजनेस में लॉस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं, तो हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम डिसीजन ये ले रहे हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में होगा क्या क्या, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें कि क्या क्या करना है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में हम क्या करते हैं, जैसे लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर एंड एसेट्स की वैल्यू थोड़ी सी कम है और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इन एक्सपेंस को हम राइट ऑफ करने की सोचते हैं। लेकिन एक्सपेंस तो राइट ऑफ तभी होगा, कोई लॉस राइट ऑफ तभी होगा जब आपके पास क्या होना चाहिए, रिजर्व वगैरह हो, प्रॉफिट हो। बट कंपनी में रिजर्व भी नहीं है और लॉसेस हमें राइट ऑफ करने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो ये लायबिलिटीज़ हैं इनको कम कर देंगे। अब लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी को पैसे देने पड़ते हैं, हमारे पास बैंक में पैसे भी नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन ये बनता है कि मैं शेयर कैपिटल से, जो शेयर होल्डर है, मैं उससे परमिशन ले लूँ और रिक्वेस्ट कर लूँ, भाई आपका शेयर की वैल्यू मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ठीक है, डिबेंचर होल्डर को हमने फ़ोन करा, उससे बोला डिबेंचर होल्डर वालों से कि जी हम आपके डिबेंचर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम कर रहे हैं। लोन वाले को बैंक लोन से, बैंक्स के साथ मीटिंग वगैरह करी कि हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस है, हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए, हमें लोन थोड़ा सा माफ़ कर दो। ऐसे ही क्रेडिटर से हमने अपने थोड़े से पैसे माफ़ करवा लिए। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी लायबिलिटी रिड्यूस करी, जो गेन होगा उस गेन से हम एसेट्स को राइट ऑफ कर देंगे। एसेट्स की वैल्यू भी चेंज हो गई। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हुआ क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज हुआ, उससे कुछ गेन अराइज हुआ, उस गेन से हम इस लॉस को क्या कर लेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। अब गेन अराइज कैसे हुआ, ये लायबिलिटी वालों ने, भाई मेरे ऊपर कर्जा है, किसी ने अगर माफ़ कर दिया तो मुझे बेनिफिट है, अब उस बेनिफिट से मैं अपने लॉसेस को राइट ऑफ कर लूँगा। अब इन्हीं चीज़ों की आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए और बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री मैं आपको लिखवा देता हूँ और फिर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे मैं आपको फॉर्मेट में सिखा दूँगा इसको।
ठीक है। तो देखो जनरल एंट्री क्या करनी है, अगर शेयर कैपिटल को कम करना है तो शेयर कैपिटल को कम करने के लिए सपोज करो कोई शेयर 100 रुपये का है, मैंने कहा अब शेयर 10 रुपये का हो गया, तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें जनरल एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए। तो जनरल एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, जनरल एंट्रीज देखो अब जनरल एंट्री, पहली जनरल एंट्री मैंने बोला शेयर कैपिटल को क्या करना है, कम करना है। अगर शेयर कैपिटल को कम करना है तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी, शेयर कैपिटल की वैल्यू अगर कम हो रही है तो जनरल एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा वाला, 100 वाला, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नया शेयर दे दो न्यू वाला 10 रुपये वाला, और बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इस तरह से आप एंट्री करोगे इसकी। फिर डिवेंचर्स की वैल्यू कम करनी है तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कौन सा वाला, ओल्ड वाला, ठीक है, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, न्यू वाला यहाँ पर डाल दोगे, बाकी रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री, अब थर्ड एंट्री में मुझे क्या करना है, जैसे ये कम कर लिया, लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, तो अगर कोई लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या एंट्री करेंगे हम, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, और कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या एंट्री करेंगे, इफ लायबिलिटी इंक्रीज तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, ये एंट्री इसकी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमें एसेट्स वगैरह की भी एंट्री करनी पड़ेगी कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, कुछ लॉसेस वगैरह राइट ऑफ करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। देखो अगला, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो एंट्री क्या होगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, जो भी है। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो क्या एंट्री करनी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ा दी घटा दी, लॉस या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ करने हैं, इनकी एंट्री क्या होगी, रिटर्न ऑफ करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L टू गुडविल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एंट्री करोगे। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे करने हैं, इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इस तरह से एंट्री करेंगे। अब फाइनली क्या करेंगे हम, इस तरह से कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज में चेंज कर लेंगे थ्रू द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बाकी आपको पता ही है, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। वैसे ही लायबिलिटी, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और कम होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, बेसिक रूल्स तो वही हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन का जो डिफरेंस निकलेगा, फाइनली जो डिफरेंस निकलेगा उसको क्या करना है, आपको डेबिट क्रेडिट का टोटल करना है रिकंस्ट्रक्शन का, और जो डिफरेंस निकल जाएगा उसको ट्रांसफ़र कर देना है
डिफरेंस को, जो भी डिफरेंस आएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सिंपल सी एंट्री करनी है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद हम बैलेंस शीट बना लेंगे। लास्ट आइटम क्या होगा, आप एक बैलेंस शीट बनाओगे और बैलेंस शीट कंपनी की बना दोगे। ठीक है, इतनी चीज़ें नोट कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू हम इनको आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो जी गाइज, अब देखते हैं क्वेश्चंस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन कैसे करना है ये चीज़ें सीखते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पहला क्वेश्चन रीड करो और फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। रीड आउट करो पहले। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड। ठीक है, एज एट 31 मार्च 2013 बैलेंस शीट आपको दी है वीक लिमिटेड की। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में क्या क्या गिवन है बताओ। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या गिवन है, इक्विटी शेयर्स है सबसे पहले, फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एसेट्स में फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और करंट एसेट्स है कुछ 1 करोड़ रुपए की, प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 लाख की। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब क्या कहता है फर्स्ट एंट्री, ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर आर रिड्यूज टू, रिड्यूज हो गया इक्विटी शेयर हो गया 40 रुपये का। फिर कहता है सेकंड, ऑल प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूज टू 60, प्रेफरेंस शेयर कितने का हो गया 60 का। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इंक्रीज टू 12%, रेट ऑफ डिबेंचर इंक्रीज हो गया 12% कहता है 12%। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर्ड their existing debenture of ₹100 each and exchange the same for fresh debenture of ₹70 each every debenture held by them। अब इसमें क्या था, जो डिबेंचर पहले 10% का था वो 12% का हो गया, बट हमने उनका 100 रुपये वाला डिबेंचर लेके उनको 70 रुपये वाला डिबेंचर्स दे दिया, तो 30 रुपीज़ का बेनिफिट हमें हुआ। ठीक है, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू वूम द कंपनी ओन 20 लाख डिसाइड टू फोरगो 40% ऑफ इट्स क्लेम, तो किसी को 20 लाख रुपए देने हैं, 40% उसने माफ़ कर दिए, यानी कि 8 लाख रुपए माफ़ हो गए, बचे 12 लाख। ही अलॉटेड 30,000 इक्विटी शेयर 40 ईच, उसको हमने 12 लाख की इक्विटी शेयर दे दिए, 30,000 शेयर 40 ईच इन फुल सेटिस्फिकेशन ऑफ इट्स क्लेम। अगली एंट्री, आप फिक्स एसेट्स आर टू रिटर्न डाउन बाई 30%, फिक्स एसेट्स को कम करना है, जितनी भी एसेट्स कम करनी है और लॉस राइट ऑफ करने हैं वो सारी एंट्री हम एक साथ कर देंगे लास्ट में। ठीक है, फिर करंट एसेट्स आर रिवैल्यूड 45 लाख, पहले 1 करोड़ के थे अभी 45 लाख के हो गए, मतलब 55 लाख रुपए कम हो गए। द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी सेटल्ड एट 1,50,000, जबकि हमने प्रोविजन कितना बनाया है बैलेंस शीट में 1 लाख का, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ गए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू बी ब्राउट टू देयर मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी कम हो गई 50,000 रुपये से। ठीक है, इट इज डिसाइड टू राइट ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, क्वेश्चन ये कह रहे हैं। ठीक है, अब इसकी करते हैं जनरल एंट्रीज। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर की वैल्यू कम करनी है। इक्विटी शेयर कितने के हैं, 1 करोड़ रुपए के हैं। कितने रुपए के हैं, 1 करोड़। अभी कितने का हो गया शेयर, 40 रुपये का शेयर हो गया। कितने का हो गया, 1 लाख शेयर है पहले तो 100 रुपये वाले, अभी 1 लाख शेयर कितने के हो गए, 40 के। तो एंट्री करते हैं, जो एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी वही एंट्री आप कर दोगे यहाँ पर। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले कितने का था वो 100 लाख का, अभी कितने का हो गया 40 लाख का, नया शेयर 40 का हो गया तो 40 लाख। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यहाँ आ जाएंगे 60 लाख रुपए। ये हुई हमारी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, ये होगी आपकी
फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या कह रहा था क्वेश्चन, ऑल द प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 60 ईच। प्रेफरेंस शेयर 50 लाख रुपए के हैं बैलेंस शीट में, देखो अभी वो हो गया 60 रुपये का प्रेफरेंस शेयर। कितने का हो गया? 60 रुपये का। 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो एंट्री करते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। 50 लाख 100 का था ना पहले, तो 50 लाख का था। नया शेयर दे दो इनको 60 रुपये वाला, नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे, अमाउंट कम हो जाएगा। तो कितना आ गया ये 30 लाख। कितने का बेनिफिट होगा हमें? 20 लाख का। तो ये डाल दो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 20 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री, अगली एंट्री है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना कर देना है? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बढ़ा देना है, ठीक है। तो पहले कितना था? 10% डिबेंचर था, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। नया डिबेंचर दे दो इनको 12% डिबेंचर अकाउंट 2। बाकी कहाँ डाल दो? रिकंस्ट्रक्शन में। अब इस एंट्री में क्या करना है हमें? पहले तो डिबेंचर 10% का था, अभी 12% का हो गया। डिबेंचर कितने के? 40 लाख रुपए के हैं, लेकिन तब डिबेंचर 100 रुपये का है, अभी 70 रुपये का हो गया। 40 लाख के बाद अगर 70 का हो गया तो 28 लाख आ जाएगा। 12 लाख रुपए आ जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन में, 12 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, ठीक है। अगली एंट्री क्रेडिटर वाली। फिक्स एसेट्स को अभी कम करते हैं, करंट एसेट्स को भी कम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिटर वाली एंट्री देखो, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू whom द कंपनी ओन 20 लाख डिसाइड टू 40% ऑफ इट्स क्लेम। 4 को कर दिया उसने कितना? 40%। तो क्रेडिटर कितने के थे? 20 लाख के। एंट्री करते हैं क्रेडिटर डेबिट 20 लाख रुपए के टू, हमने उसको क्या दे दिया था? इक्विटी शेयर दे दिया था, और 40% उसने माफ़ कर दिया था। रिकंस्ट्रक्शन में डाल दो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। 30,000 शेयर दे दिए थे ना 12 लाख रुपए के, 8 लाख रुपए माफ़ हो गए थे। 8 लाख रुपए से क्रेडिटर क्या हो गया था? रिड्यूस हो गया था, ठीक है। अभी करंट एसेट्स और फिक्स एसेट की एंट्री करते हैं। जी एंट्री देखो क्या लिखा है, द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज सेटल्ड 150। पहले ये पे कर देते हैं टैक्सेशन लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने का है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था 1 लाख का। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का है? 1 लाख का। बट पेमेंट कितनी करनी है टैक्स की? टू बैंक। जो हमें पेमेंट करनी है वो करनी है 1,50,000 रुपये की। 50,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट करनी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री। अब इन्वेस्टमेंट की और फिक्टिशियस एसेट्स की, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स की एंट्री एक साथ कर देते हैं इन सब की, ठीक है। इन सब की एंट्री एक साथ कर देते हैं, एक एंट्री रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, जो भी कम हो गया हो, टू करंट एसेट्स, ठीक है। सेम एंट्री पीएनएल वगैरह जो भी था हम वो राइट ऑफ कर देंगे। पीएनएल कितने का था? राइट ऑफ कर दो। पीएनएल था 4 लाख रुपए का, तो ठीक है राइट ऑफ कर देते हैं 4 लाख रुपए, ठीक है। फिक्स एसेट्स कितने के हो गए? देखो फिक्स एसेट्स रिटन डाउन बाई 30%। 30% करो, इसका कितना आएगा? 30% फिक्स एसेट्स का 37,50,000 रुपये। फिक्स एसेट्स आ गया 37,50,000 रुपये, ठीक है। फिक्स एसेट्स का कितना कर दिया हमने? 30%। और करंट एसेट्स हो गए 45 लाख के, पहले 1 करोड़ के थे, 45 के हो गए तो कितना कम हो गया? 55 लाख।
और बताओ कोई लॉस या एक्सपेंस हो तो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है कितने का है, 2 लाख का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं ये, 2 लाख रुपए के। और कोई खर्चा बचा है तो बताओ। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आना है तो 50,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई। कितने से कम हो जाएगी, 50,000 रुपये से। और कोई एंट्री रहती है, नहीं तो फिर टोटल कर लेते हैं। 37,50,000, 55 लाख, 4 लाख और 2 लाख और 50,000, ये आ गया 99 लाख। अब मैंने आपको बोला था एक लास्ट एंट्री करोगे क्या, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसके लिए आपको क्या करना है, एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लेना है। एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, देखो पहली एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट है बाय इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर कैपिटल की वजह से कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 लाख रुपए का। बाय 12% प्रेफरेंस शेयर की वजह से, प्रेफरेंस शेयर में है 20 लाख का रिकंस्ट्रक्शन। डिबेंचर में 12 लाख रुपए का, बाय डिबेंचर 12 लाख रुपए। फिर बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में कितने का है, 8 लाख रुपए का। प्रोविज़न फॉर टैक्स में ये देना पड़ेगा, दिया था ना, टैक्स वाले पैसे कितने रुपए, 50,000 रुपये। और सन्ड्री एसेट्स एंड लॉसेस वगैरह में 99 लाख। डिफरेंस देख लेते हैं कितना आएगा, कैपिटल रिजर्व, डिफरेंस क्या निकलेगा, कैपिटल रिजर्व। डिफरेंस का टोटल कर लेते हैं, 60 लाख, 20 लाख, 12 लाख और 8 लाख, ये हो गया 10 लाख। ये 10 लाख नहीं हुआ, ये ज़्यादा हो गया। कितना हो गया ये, 1 करोड़। 1 करोड़ माइनस 99 लाख माइनस 50,000, तो 50,000 का कैपिटल रिजर्व निकल के आया। बैलेंसिंग फिगर 50,000, ठीक है। तो ये यहाँ से पता चल गया, यहाँ तक चेक करो कोई डाउट है तो। बैलेंसिंग फिगर आया है 50,000 का कैपिटल रिजर्व। चलो जी गाइज, बैलेंस शीट बनाते हैं अब। बैलेंस शीट बनाने के लिए आप नया फॉर्मेट यूज करोगे और सबसे पहले क्या आएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप नोट्स टू अकाउंट में बना लेना इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। इक्विटी कितने की है, 40 लाख की। प्रेफरेंस कितने की है, 30 लाख की। 40 और 30 70 लाख। और हमने शेयर्स किसको दिए थे, क्रेडिटर को दिए थे। किसको दिए थे, क्रेडिटर को। कितने के, 12 लाख के। देखो 1 2 और 3, तीनों कैपिटल किस में आ जाएंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में। 40 लाख, 30 लाख और 12 लाख, तो ये हो गया 82 लाख। ऐसे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में तो सिर्फ कैपिटल रिजर्व है और कुछ है नहीं हमारे पास। कितने का है, 50,000 रुपये का। नॉन करंट लाइबिलिटी में 12% डिबेंचर है। 12% डिबेंचर कितने के हो गए थे डिबेंचर, 28 लाख के। नई वैल्यू लिख दो बस। क्रेडिटर पहले कितना था, बैलेंस शीट में चेक करो। क्रेडिटर कितने का था, 50 लाख का। 20 लाख के क्रेडिटर खत्म हो गए। क्रेडिटर कितने खत्म हो गए, 20 लाख। तो क्रेडिटर कितने बचे, 30 लाख रुपए। अब एसेट्स में फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितने के हैं चेक करो। फिक्स एसेट्स 1 करोड़ 25 लाख रुपए के। 30% माइनस कर दो इसमें से। 1 करोड़ 25 लाख में से 30% 37 लाख 50,000 रुपये। 1 करोड़ 25 लाख माइनस 30% 87 लाख 50,000, 87 लाख 50,000 आ जाएगा ये।
1 मिनट, ये आ जाएगा 8,750,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंजिबल एसेट्स। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 लाख की थी, कितने की हो गई? 9,50,000 रुपये की। 50,000 से हमने इन्वेस्टमेंट भी क्या कर दी थी? कम कर दी थी। अब बचा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स था कितने का? 1 करोड़ रुपए का था पहले। इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। कितने रुपए कम हो गई करंट एसेट्स की वैल्यू? -55 लाख। तो कितना बच गया? ये 45 लाख, राइट। फिर हमने कुछ टैक्स पे करा गवर्नमेंट को। कितने रुपए पे करे? 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे करा। करंट एसेट्स में तो होता है बैंक। तो 45 लाख में से 1,50,000 भी माइनस कर दो, तो ये आ गया 43,50,000 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। 87, 50,000, 950, 43, 50,000, इसका टोटल आ गया 1,40,50,000 रुपये, ठीक है। 1,40,50,000 रुपये, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन फिनिश है, ठीक है। नोट करो। चलो जी गाइस, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन और। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, अब एक और क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013। शेयर कैपिटल दिया है 20 लाख रुपीज़ का, 2 लाख शेयर्स हैं, 6,000 8% प्रेफरेंस शेयर हैं, देन 9% डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट एंड कॉपीराइट, इनटैंजिबल एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट वैल्यू 55,000 है, जबकि बुक वैल्यू 68,000 है। फिर स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एंड बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें दी हैं। फिर द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज फाइनलाइज। पहली एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड गिव अप 30% ऑफ देयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर ने क्या करा? 30% छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इन एक्सचेंज बदले में क्या चाहिए उसको? अलॉटमेंट चाहिए। 11% डिबेंचर देना पड़ेगा उसको, 11% डिबेंचर टू देम, ठीक है। 30% वो छोड़ देगा, लेकिन 11% क्या देना पड़ेगा उनको? डिबेंचर देना पड़ेगा, ठीक है। फिर डिबेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके पास चार्ज है प्लांट के ऊपर, तो क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। जो डिबेंचर होल्डर है उसने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। स्टॉक इक्वल टू 5 लाख इन बुक वैल्यू विल बी टेकन ओवर बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। 5 लाख रुपए का स्टॉक क्रेडिटर ले गया इन फुल सेटलमेंट में। चलो जी, ये भी कर लेंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड करनी है? मार्केट वैल्यू पे। द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर फॉर ₹3 लाख। 3 लाख रुपए के हमने क्या इशू कर दिए? डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है। एंड एगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओडी। अच्छा, बैंक ओडी को पे करने के लिए उन्होंने डिबेंचर इशू करा है, तो इससे जो पैसा आएगा उससे हम बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर देंगे बस। बाकी वर्किंग कैपिटल्स को पूरा करने के लिए और बैंक ओवरड्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चंस में फिर सॉल्व करते हैं इसको। चलो जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर था ना, 30% छोड़ने के लिए तैयार था, तो एंट्री करो। कौन सा शेयर है ये? 8% प्रेफरेंस शेयर है। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डायरेक्ट भी दे सकते हैं, बाकी ड्यू करके भी दे सकते हैं। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले जो कैपिटल है 6 लाख रुपए की है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 6 लाख रुपए की। 6 लाख का 30% करो, 1,80,000। कितना बचा? 4,20,000। 4,20,000 के डिबेंचर दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे दो? डिबेंचर्स डेबिट। कितने का है? 4,20,000 रुपये का है। कौन सा डिबेंचर देना है इनको? 11% डिबेंचर देना है। टू 11% डिबेंचर अकाउंट। हो गई है एंट्री फर्स्ट वाली। 4,20,000 रुपये,
ज़्यादा हो गया, 4,20,000। सेकेंड एंट्री कहती है गाइस, डिबेंचर होल्डर के पास चार्ज था प्लांट एंड मशीनरी पे, तो डिबेंचर्स फुल सेटलमेंट में, वो सेटल हो गया तो खत्म कर देते हैं इसको। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने का, 12 लाख रुपए का डिबेंचर है। अब डिबेंचर होल्डर क्या ले जाएगा बताओ, लीव कर दो या वैसे ही पे कर दो, क्या ले गया ये, प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की, 12 लाख रुपए की। बाकी रिकंस्ट्रक्शन में डाल दो, 3 लाख रुपए आ जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन में। 3 लाख रुपए कहाँ पर आ जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन में। डिबेंचर होल्डर को हमें 12 लाख रुपए देने थे, लेकिन हमने 9 लाख रुपए की मशीन दे दी। कितने की दे दी, 9 लाख रुपए की मशीन दे दी, तो कितना बच गया, 3 लाख रुपए। ठीक है, उनके ऊपर चार्ज था ना मशीनरी का, तो मशीन दे दी पूरी 9 लाख रुपए की। कितना बच गया कैपिटल रिडक्शन में, 3 लाख रुपए। अगली एंट्री करते हैं आप, जो सी एंट्री है उसमें लिखा है स्टॉक इक्वल टू ₹5 लाख इन द बुक्स वैल्यू टेकन ओवर बाई सन्ड्री क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर कितने के चेक करो, 5,92,000 रुपए के। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट 592, क्या ले गए ये, स्टॉक ले गए, कितने का, 5 लाख रुपए का, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन में कितना आ जाएगा, 92,000। ठीक है, 92,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को किस पे लिखना है, मार्केट वैल्यू पे, तो लास्ट में कर देंगे इसको कम। इन्वेस्टमेंट को किस पे लिखना है, मार्केट वैल्यू पे, इसको लास्ट में कम कर देंगे। फिर लिखा है द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर इशू करने हैं। डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर दो सिंपल, 3 लाख रुपए की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन की भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 11% है, 12% है, 11% डिबेंचर टू 11% डिबेंचर अकाउंट। कितने का इशू कर दिया हमने, 3 लाख रुपए का। इस डिबेंचर से हमने क्या करा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे कर दिया, बैंक ओडी भी पे कर दिया, बैंक ओडी डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट पे करेंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 1,50,000 रुपए का। ये हो गई सारी एंट्री। अब एक एंट्री ऐसी करते हैं जिसमें एसेट्स कम हो रही हो। क्या क्या था वो, इन्वेस्टमेंट मार्केट में 68 का है, लेकिन बुक वैल्यू 68 की है एंड मार्केट में कितने का है, 55 का, तो 13,000 रुपये कम हो गए। इन्वेस्टमेंट 13,000 रुपये कम हो जाएंगे। लॉसेस वगैरह चेक करो, पीएनएल कितने का है, 4,05,000 रुपये का, और तो कोई लॉस है नहीं, तो 4,05,000 और 13 तो 4,18,000 रुपये। ठीक है, एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर से फ़ायदा हुआ था 1,80,000 रुपये का। फिर बाई डिबेंचर होल्डर से मिले थे हमें 3 लाख रुपए। फिर क्रेडिटर से जो बेनिफिट वाला पोर्शन था वो था 92,000 का। ठीक है, कितने का था, 92,000 का, और तो कुछ है नहीं। बाकी ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 13,000 से, और पीएनएल को हमने राइट ऑफ कर दिया 4,05,000 रुपये से। इसका टोटल कर देते हैं, कितना आएगा, 1,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 92,000, 5,72,000 माइनस
13 माइनस 405, 1,54,000 का क्या आ गया कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी टू कैपिटल रिजर्व। कितना था, 1,54,000 रुपये, 1,54,000, ठीक है। जनरल एंट्री का काम हो गया ख़त्म। अब क्या रहता है, सिर्फ बैलेंस शीट रहती है। देखो यहाँ तक एक बार, ठीक है गाइज, बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या करना है, देखो एक बार बैलेंस शीट देखो अपनी। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा था 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खत्म हो गई, क्या बचा, इक्विटी कैपिटल बच गई। इक्विटी शेयर कैपिटल पूरी की पूरी बच जाएगी 20 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस में 1,54,000 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, 1,54,000। सेम नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर्स आ जाएंगे। पहले वाले डिबेंचर को तो हमने मशीन दे दी थी, अच्छा प्रेफरेंस शेयर को डिबेंचर दिए थे 4,20,000 के, और नए डिबेंचर इशू करे थे 3 लाख के, तो 4 लाख और 3 लाख 7,20,000 रुपये, ठीक है। क्रेडिटर्स चेक करो, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 5,92,000 के। ये क्रेडिटर तो ख़त्म हो गए, क्रेडिटर को तो हमने पे कर दिया ना 5,92,000 रुपये, ख़त्म। एसेट्स में देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी डिबेंचर होल्डर ले गए। फर्नीचर है कुछ, फर्नीचर कितने का है, 2,50,000 का, हमने फर्नीचर में कोई चेंज नहीं करा, तो सेम आ जाएगा 2,50,000 रुपये। इनटेंजिबल असेट्स है, फिर पेटेंट एंड कॉपीराइट, इसमें भी कोई चेंजेस हमने नहीं करे, ये भी एज इट इज आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितने की है, मार्केट वैल्यू पे आ गई, कितने की हो गई, 55,000 की, 55,000 की। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री देखते हैं, स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 14 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का स्टॉक कौन ले गया था, क्रेडिटर ले गया था, कितने बच गए, 9 लाख रुपए, ठीक है। फिर है ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स, 14,39,000 सेम आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, सेम आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब कैश एंड बैंक बैलेंस 10,000 रुपये दे रखा है, कैश कितना पड़ा है पहले से 10,000, और कितने रुपए आए थे, हमने डिबेंचर इशू करे थे जब 3 लाख रुपए आए थे, और बैंक ओडी पे कर दिया तो ओवरड्राफ्ट के कितने गए थे, 1,50,000, कितना बच गया, 1,60,000 बच जाएगा आपका, 1,60,000 ये आ जाएगा। टोटल कर लेते हैं बाकी, 20 लाख, 1,54,000 और 7,20,000 रुपये, 28,74,000। 250 प्लस 70 प्लस 55 प्लस 9 लाख, 14,39 और 1,60,000, 28,74,000 एज इट इज मैच हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लो, ये हो गया आपका टॉपिक फिनिश। 2 क्वेश्चन हमने करे, और क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, ठीक है, यहाँ तक नोट करो।